सोलर के अंदर आपका कैसे इंटरेस्ट कैसे बनता है? लेवल जिस लेवल से बढ़ रहा है और बिजली जो बनाने के सोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोयले की बात करें, पानी की बात करें, जैसे ही 2017 के बाद इसमें एकदम इस फील्ड के अंदर ग्रोथ आई। सोलर को लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और बैटरीज के साथ ये कंबाइंड होके इसने बिजली बिलों को भी जीरो किया। कितने किलोवाट का अपने को सोलर प्लांट लगाना चाहिए? इसमें बेसिक कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। जैसे रेजिडेंशियल जो कस्टमर है उसका जो बिल है वो 2 महीने में एक बार आता है। वॉशिंग का सही समय क्या है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग? देखिए, सबसे बेस्ट इसका समय ही अर्ली मॉर्निंग है, लेट इवनिंग। तो फाउंडर स्टॉक के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फाउंडर स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम नए इनोवेटिव फाउंडर्स जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनके संघर्ष की, उनकी वर्किंग की स्टोरीज आपके सामने लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ विकास अग्रवाल जी हैं। तो मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं। इस स्पेशल जो गेस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हज़ारों परिवारों की एक सबसे बड़ी टेंशन इन्होंने मुक्त की है। हज़ारों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो नंबर अभी काउंटिंग में है। और वो सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि घर में हर 2 महीने बाद या महीने बाद बिजली का बिल आता था और उस बिजली के बिल के आने के बाद घर में एक अलग टाइप का माहौल, पूरा माहौल ही बदल जाता था। एक दूसरे के ऊपर बातें होती थी, भाई ये बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, ज़्यादा सारा दिन में एसी चलाते हो और बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। और बात भी सही है, एनर्जी कंजर्वेशन हमारे आज के टाइम की ज़रूरत भी है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी परेशानी होती थी, भाई शिफ्ट करो क्लीन एनर्जी पे। तो हज़ारों परिवारों की वो टेंशन दूर करके आज हमारे साथ हैं विकास अग्रवाल जी, अग्रवाल ट्रेडर फ्रॉम भिवानी। तो इनकी हम जानेंगे पूरा सोलर सेक्टर के बारे में और इनकी कैसी कैसी जर्नी रही है, इनका कैसी कैसी चैलेंजेस आए, फिर उन्होंने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, फिर चीज़ों को कैसे लोगों तक पहुंचाया। और जानेंगे सोलर की नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो जो चेंजेस अब आए हैं और जानेंगे कुछ सजेशंस भी कि जो सब आप सब लोगों के लिए सजेशंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो विकास अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू संदीप जी। और आपके बारे में थोड़ा सा विकास जी बात चलती रही है कि थोड़ा सा ये बताएं कि सोलर के अंदर आपका कैसे इंटरेस्ट कैसे बनता है, मतलब एज ए बिजनेस कैसे इंटरेस्ट बना है? देखिए, इंटरेस्ट जैसे आपने बताया कि फैमिलीज़ में ये ज़िक्र होता रहता था कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया और इसमें परेशानी भी होती थी कि बेटे ने लाइट खुली छोड़ दी, एसी पूरा-पूरा दिन, बेटी जो है वो पढ़ती रहती है, पूरा दिन एसी चलाए रखती है। तो इन समस्याओं का ख़त्म करने का हमने काम किया है और हमने क्या किया, लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है राइट। क्योंकि आने वाली नई रिन्यूएबल की टेक्नोलॉजी है और इसको लोगों ने लगा है कि लोगों को एक्यूआई लेवल जिस लेवल से बढ़ रहा है और बिजली जो बनाने के सोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोयले की बात करें, पानी की बात करें या न्यूक्लियर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोर्स थे और रिस्की भी थे। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो हम अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपना बिजली का बिल जीरो भी कर सकते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँ विकास भाई, अपना ये अग्रवाल ट्रेडर्स के अंदर सोलर पहले से था या सोलर बाद में ऐड हुआ? अग्रवाल ट्रेडर, थोड़ा अग्रवाल ट्रेडर के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखिए, हमने 2007 में फर्म स्टार्ट की भिवानी के अंदर और हमने जो स्टार्टिंग हमारी की वो बैटरी के बिज़नेस से की और बैटरी का बिज़नेस स्टार्ट करते ही हमें लगा कि जैसे ही 2017 के बाद इसमें एकदम इस फील्ड के अंदर ग्रोथ आई। सोलर को लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और बैटरीज़ के साथ ये कंबाइंड होके इसने बिजली बिलों को भी ज़ीरो किया। और हम बात करें बाहर की गाँव की, जो गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट के कट होते हैं, वहाँ बिजली की समस्या रहती थी, तो सोलर ने वो समस्या पूरी तरीके से सॉल्व भी कर दी। एक सिंगल बैटरी के इन्वर्टर के ऊपर 2 पैनल लगने के बाद जो बैटरी बैकअप 2 से 3 घंटे देती थी, वो बैटरी का बैकअप भी 6 से 7 घंटे हो गया और दिन के टाइम तो नॉन स्टॉप उसके 2 पंखे नॉन स्टॉप चलने लग गए। तो लोगों को आदत होगी सोलर तो अच्छी चीज़ है और अच्छे तरीके से जिस कस्टमर को हमने समझाया या जिस भी ईपीसी ने या दुकानदार ने, इंस्टॉलर ने समझाया, तो सोलर ने अच्छा ही काम किया और कस्टमर के फीडबैक जो हैं वो पॉजिटिव ही आए हैं और कस्टमर उससे सैटिस्फाई भी हुआ है। राइट। तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री जानना चाहूँ कि शुरुआत में जैसे आपने बैटरी का तो बिजनेस किया, उसके साथ में जब सोलर को ऐड ऑन किया तो क्या घर वालों को समझाना भी आसान था, भी इस सेक्टर में कुछ है आगे? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते थे। जैसे आज से हम बात करें 90s की, तो हमने भी अपने घर पे जब इन्वर्टर बैटरी लगाया तो लोग ये बोलते थे कहाँ कामयाब होगा जी, बैटरी तो ट्रक को स्टार्ट करेंगी, बैटरी तो उस टाइम गाड़ियों को स्टार्ट करती थी, अल्टरनेटर सेल्फ का काम करती थी। आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। लोगों के दिमाग में
धारणा थी। धारणा अब सोलर लगा लिया लोगों ने, तो हम बचपन में जब पढ़ते थे तो कैलकुलेटर में सोलर की एक छोटी सी प्लेट देखते थे। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। काफी या गहरी मेमोरी या फिर हम जब साइंस की लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे तो सोलर कुकर होता था जिसमें हम चावल बनते हुए देखते थे। लेकिन लोगों ने बोला कि ये बिजली बना सकता है, जबकि चाइना तो बहुत आगे इसमें काम कर चुका था। लेकिन जब 2000 के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमन होना स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ा इसमें चैलेंज आया कि इसमें प्राइसिंग जो थी, जब हमने काम स्टार्ट किया तो 85 रुपीज़ पर वोट थी 2012 की जब हम बात करें। ओके 2007 से जब हम 12 में, अब जब हमने सोलर के बारे में थोड़ा सुनना स्टार्ट किया, सुकैम कंपनी आई थी जिन्होंने अपना पैनल लॉन्च किया था, कुंवर सचदेवा जी उनके फाउंडर थे, तो उन्होंने अपना पैनल लॉन्च किया तो 85 रुपीज़ पर वोट इसका पैनल हुआ करता। प्राइस आता था। प्राइस ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी ना के बराबर थी। ठीक, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया बैटरी का, तो सिंगल बैटरी का कस्टमर लेने वाला इन्वर्टर बैटरी का बहुत कम थे 2007 में भी। जैसे जैसे पेइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती गई, तो हम जब 30,000 रुपये की डबल बैटरी इन्वर्टर बताया करते तो जो 2010-11 में, तो लोग ये बोलते थे क्या करेंगे इन्वर्टर बैटरी का। उनका बेटा तो लेके आता था फादर को कि हम इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं। फादर ये बोलते थे बेटा भैंस ले आएंगे इतनी बढ़िया, इतना अच्छा दूध देगी, 30,000 में भैंस आ जाती थी और अपने पूरे घर का बढ़िया पालन पोषण करेगी। क्या करेगा इन्वर्टर बैटरी, 2 घंटे बिना लाइट रह जाएंगे। आज का ज़माना ऐसा है, 2025 में हम आ गए एंड में, आज हमारे पास वही बापू बेटा आते हैं, वही फैमिली आती है। इतना मेंटली चेंज हो गया है। बेटा बोलता है कि हमारे घर का एसी भी लाइट जाने के बाद बंद नहीं होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एआई के ज़माने में हम जी रहे हैं। एसी तो बंद हो जाए, अगर किसी घर का वाईफाई सोचो बंद हो जाए तो उस घर में क्या हालात होंगे। क्या हालात होते हैं। तो इसलिए सोलर इतना ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है गाँव में भी, क्योंकि गाँव में ऐसे ऐसे फैमिली हैं जो आज के दिन ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं। ठीक है, उनके बच्चे जो हैं वो कोचिंग क्लासेस मुखर्जी नगर से या नोएडा से, बेंगलोर से, फॉरेन कंट्रीज से ऐसे ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन आ चुके हैं जिसके बिना, वाईफाई के कनेक्शन के बिना उनका रहना 5 मिनट भी मुश्किल है। हाँ मुश्किल। तो वो चीज़ सोलर ने ही, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम बात करें तो सोलर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई गाँव में, जिसमें बिना इंटरप्शन के उनको लाइट मिल पाई है। राइट। तो शुरुआत की अगर बात करें तो कि 2012 से आप थोड़ा सा सोलर के बारे में बताने लग गए थे, बिजनेस भी करने लग गए थे। तो मैं अगर बात करूं 2012 से लेकर 2017-18 तक, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस, मुख्य चैलेंजेस भाई क्या क्या है आपको? भाई देखो, मैं कहता हूं कि साइंटिस्ट होता है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, इंजीनियर होता है वो उस टेक्नोलॉजी को एक फेस देता है, बट आप जैसे जो इंस्टॉलर होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने हैं कि वहाँ पे आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करवानी है, आपको कस्टमर को फेस करना है। नो डाउट भाई, जो टेक्नोलॉजी आई वो काफ़ी महंगी थी, धीरे धीरे चीज़ों का स्केल बढ़ता है तो वो टेक्नोलॉजी आज के दिन अफोर्डेबल भी हो गई है। तो आपने जब नई टेक्नोलॉजी को लेके आप बिल्कुल हमारी जो देसी मार्केट है उसमें आप पहुंच गए, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। पहले संदीप जी क्या हुआ, जैसे हमने 2012 के बाद जैसे हमने सोलर को मार्केट में थोड़ा बताना लोगों को स्टार्ट किया, तो लोगों ने सिंपली अपने इन्वर्टर बैटरी के ऊपर उस सोलर को इंस्टॉल कराया 2-4 प्लेटें लगा के, जिसको हम आज की डेट में सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे घर में बस लाइट जाने के बाद हमारे टीवी, पंखे, कूलर चल जाए, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। डबल बैटरी का इन्वर्टर होता था तो उस टाइम पे पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेटें आती थी 320 वोल्ट की, वो 4 प्लेटें लग के उस घर की फैमिली का काम लगभग चल जाता। और बैटरी की लाइफ भी हमने देखे हैं रिजल्ट्स, बैटरी की लाइफ भी अलग तरीके से बढ़ी है। जैसे 3 से 4 साल चलती थी वो बैटरी, 8 से 10 साल भी चलने लगी, क्योंकि डीसी चार्जिंग है तो उसकी बैटरी की लाइफ उसमें अपने आप बढ़ती है और उसको रेगुलर चार्जिंग मिल रही है तो डीप में नहीं जाती थी वो। उसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या आया कि लोग ये बोलते थे कि हमें बिजली बिल नहीं बचाना गाँव के अंदर, शहर में भी लाइट का बुरा हाल था। ठीक ठीक। शहर में भी होता था कि हमारी लाइट जाने के बाद हमारे टीवी, पंखे, कूलर समय था भाई 6-7 घंटे, इतना ज़्यादा वाईफाई कॉमन उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम में भी हम बिजली बोर्ड को लाइट वापसी दे सकते हैं बिजली के थ्रू, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में तो मेट्रो सिटी में तो कॉमन था, लेकिन हमारे भिवानी, हिसार, जींद जैसे एरिया में जब ये आनी स्टार्ट हुई तो लोग हैरान थे कि भी ऐसा भी हो सकता है कि लाइट हम इसी कनेक्शन से, इसी वायर से हम लाइट वापसी भी दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी कोई ये चिट फंड कंपनियां होती हैं इस तरह फ्रॉड कर रही हो। जब हमने उनको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाया, जब हमने उनको समझाना स्टार्ट किया तो 2 किलोवाट से हमारे सिस्टम लगने स्टार्ट हुए, जब सोलर पैनल की कॉस्ट जो है 50 रुपये वाट आ चुकी थी और सरकार की उसमें किसी टाइप की कोई सब्सिडी अवेलेबल नहीं थी। और उसके साथ साथ 2015 में हम बात करें तो हरियाणा के अंदर एक मनोहर ज्योति योजना आई थी, जिसके अंदर वो बीपीएल फैमिलीज को और जनरल फैमिलीज को, बीपीएल फैमिलीज को उसका रेट आता था और जनरल कैटेगरी की जो फैमिली थी उसको 15,000 रुपये में वो एक लालटेन
उसमें टॉर्च होती थी, लालटेन, सोलर ऑपरेटेड। हाँ सोलर ऑपरेटेड, उसमें एक पैनल और एक टेबल फैन और उसके साथ साथ कुछ एलईडी लाइट गवर्नमेंट बहुत कम कॉस्ट में देती थी और 6,000 रुपये उस कस्टमर के अकाउंट में एज ए सब्सिडी जनरल कैटेगरी में आ जाते थे और बीपीएल के लिए वो एक किस्म से फ्री ऑफ कॉस्ट था। उससे लोगों को ये पता चलना स्टार्ट हुआ कि 50 वोट का 100 वोट का एक पैनल इतना बड़ा चेंज ला सकता है हमारी लाइफ में। तो बड़े पैनल अगर ये ग्रिड वाले लगने स्टार्ट हो जाए तो बहुत मेजर चेंज ला सकते हैं। लेकिन हम बात करें इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन कब हुआ, 2019 में कोरोना आया, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, बड़े बड़े इंजीनियर्स अपने घर पे थे, तो उनको लगा कि हमारे घर पे भी हमें वाईफाई का सेटअप भी करना है, क्योंकि अगर हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कोरोना का पता नहीं कितने टाइम चल जाए, और चला भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, उसके रिजल्ट हमने देखने को मिले। तो पोल्यूशन मुक्त भी हो गया था हमारा पूरा एरिया, क्योंकि लोग गाड़ियाँ लेके निकलते थे, ऑफिस जाते थे। तो उन्होंने अपने घर पे अपना ऑफिस सेटअप किया, तो उन्होंने यूपीएस भी लगाया। जब गाँव में जब जो इंजीनियर, बेंगलोर का इंजीनियर आके और भिवानी जैसे छोटे शहर के गाँव में जाके जब अपना वाईफाई सेटअप और जब अपना लैपटॉप का सेटअप करता है, जो सारी चीज़ें, तो उसको लाइट भी कंटिन्यूस चाहिए ना। बिल्कुल। उस टाइम पे फिर ये सोलर और ज़्यादा चलन में आ गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपने देखा 2022 में ये पीएम सूर्य घर योजना मोदी जी ने फरवरी 2023 में जब इसको डिक्लेयर किया, तो उसके बाद एमएनआरई के थ्रू 78,000 करोड़ की सब्सिडी इसके अंदर आई रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए। तो 3 किलोवाट वाले कस्टमर को 78,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट के कस्टमर को 60,000 रुपये, 1 किलोवाट के कस्टमर को 30,000 रुपये जब मोदी जी ने डिक्लेयर की। इसके बाद तो इसके अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया, इतना मेजर लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, कि आज की डेट में हम हमारे आसपास के एरिया में 1300 घरों के अंदर सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और 1300 घरों को सब्सिडी हम दिलवा चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 1300 घरों को में हमने सब्सिडी कस्टमर को दिलवा दी है और टाइम पे हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, टाइम पे उनके घर पे नेट मीटरिंग को इंस्टॉल किया है, कमीशनिंग की है और कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड भी है। तो गुप्ता जी, आपके अचीवमेंट्स के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका था हमारे दर्शकों को, लेकिन एक आपने बताया, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट किया, उसके लिए धन्यवाद। अब थोड़ा सा वर्किंग के बारे में थोड़ा बताएं कि एक सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, एक हाइब्रिड, आज के टाइम में 3 टर्म्स बड़ी कॉमन है, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ मेरे को बताएं कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड, इनमें क्या वर्किंग में क्या है, ताकि दर्शक अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको पिक एंड चूज़ करें कि हमारे लिए बेटर क्या है। देखिए, 3 आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन अब होने लग रही है, हम ये कह सकते हैं अभी जो ट्रेंड में आई है, 2026 में ट्रेंड में रहने वाली है, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन ग्रिड जो टेक्नोलॉजी है, वो नाम से ही पता लग रहा है, जब ग्रिड ऑन होगी तो ही ये काम करेगी और ये ग्रिड में सप्लाई देगी, और आपने जितनी यूनिट बनाई वो नेट मीटरिंग के थ्रू आपकी डिपार्टमेंट को, डिस्कॉम को चली जाएंगी, और वो अगर आपने किसी महीने ज़्यादा बनाई तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट मंथ आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। किसी महीने अगर आपकी यूनिट कम रहती हैं तो आपको उसका उस टाइम पे बिल भरना पड़ेगा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नेट पे बिलिंग आता है, उसमें कहीं भी स्टोरेज नहीं है, कहीं भी बैटरी में उसका कहीं भी रोल नहीं है। ठीक है। इसको हम ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी जो मैंने सबसे पहले बताया, बहुत टाइम से चलन में भी है और बहुत टाइम से कॉमन भी है। ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी ये होती है कि आप आउटर में रह रहे हैं, आपका गांव में घर है और आप शहर में भी रह रहे हैं और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट कट है कस्बों के अंदर, गर्मी के अंदर, तो उसमें आप 2-4 पैनल लगा के वोल्टेज डिजाइनिंग के हिसाब से, उसकी VOC के हिसाब से आप उस इन्वर्टर के अंदर उस प्लेट को लगा के, बैटरी को लगा के स्टोर भी कर सकते हैं। अपना बिजली बिल तो उसमें 20% बचता है, लेकिन आपको बैकअप के लिए बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको स्टोरेज मिल जाती है, स्टोरेज, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। और हाइब्रिड, जैसे नाम से आप समझ रहे हैं, हाइब्रिड बीज भी होते हैं। जिस तरीके से आप दोनों टेक्नोलॉजी को आप मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद ऑफ ग्रिड का भी आपको फंक्शन मिल गया और ऑन ग्रिड का भी मिल गया। तो आज के दिन जो हमारी नई जनरेशन है, आज के दिन जो लोग हैं, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हाइब्रिड में शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि ऑन ग्रिड से तो वो बिजली बिल बचा रहे हैं, उनकी नेट मीटरिंग भी होगी। ऑफ ग्रिड में वो लाइट जाने के बाद बैकअप भी ले पा रहे हैं, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जब जबरदस्त लाइट के कट होते हैं, वो कट क्यों होते हैं? क्योंकि एक घर में पहले तो एक एसी होता था, आजकल एक घर में 4-4 एसी है, हर रूम में अलग एसी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी रोड पे दौड़ रही है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग भी है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जिस हिसाब से हमारे डिस्कॉम को, जिस हिसाब से हमारी सरकार को बढ़ानी चाहिए, उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से ग्रिड फेलियर के चांसेस हम कई बार देखते हैं। अप्रैल मई में हिसार जैसे, भिवानी जैसे सिटी में, जिनको हम अच्छे सिटी मानते हैं हरियाणा के, उनमें 2-2 दिन के लिए लाइट गायब हो जाती है। लाइट गायब हो जाती है। उसके लिए सबसे कामयाब जो सिस्टम है,
क्योंकि कई बार कस्टमर ये बोलता है ऑन ग्रिड मैंने अपने छत पे तो लगा लिया यार, इसके 4 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, और जैसे ही लाइट जाती है तो वो उसकी तार लेके अपनी बैटरी में जोड़ता होता है कि यार मैं इसको किस तरीके से मेरी बैटरी को चार्ज कर लूं ताकि मेरी रात को लाइट मुझे मिल जाए, क्योंकि बैटरी का तो एक लिमिटेड बैकअप है। बिल्कुल। अब होता क्या है, फिर वो जोड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो ग्रिड में जा रही है। तो हाइब्रिड इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और लाइट जाने के बाद बैकअप भी देगा, नेट मीटरिंग से वो बिजली भी दे पाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। और तीसरा वो सबसे मेन बात ये 78,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी भी उसको मिल पाएगी। ऑफ ग्रिड पे किसी टाइप की कोई सब्सिडी सरकार की नहीं है। हाइब्रिड पे अभी सब्सिडी, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड पे दोनों पे 78,000 रुपये सब्सिडी 70 गवर्नमेंट की की तरफ से। सब्सिडी चल अभी गवर्नमेंट ने 6 महीने पहले नया नोटिफिकेशन आया है, हाँ। उसमें डिक्लेयर किया है कि हाइब्रिड पे भी कस्टमर को सब्सिडी मिल पाएगी। मिल पाए। वेरी नाइस। तो आपके इसी सेक्टर में ना एक टर्म बड़ी यूज होती है, डीसीआर एंड नॉन डीसीआर, थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताओ। देखिए, डीसीआर की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रेजिडेंट, और नॉन डीसीआर की फुल फॉर्म है नॉन डोमेस्टिक कंटेंट रेजिडेंट। नॉन डीसीआर जो पैनल है वो यूज़ होता है कॉमर्शियल में। अगर आप कोई बड़ी साइट लगा रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, वो एनडीएस का कनेक्शन है, नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है, जो कि डिस्कॉम ने आपको दिया हो, उसके ऊपर लगेगा एनडीसीआर। और अगर आप सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो आपके जो रेजिडेंशियल कनेक्शन है उसके ऊपर लगेगा डीसीआर। डीसीआर पैनल में क्या खास बात होती है, उसका जो 80%, ये हम कह सकते हैं 90% जो उसका कंपोनेंट है वो मेक इन इंडिया है। इंडिया, उसके जो सेल हैं वो भी इंडिया में बने हैं, और उसका जो फ्रेम है, उसके जो ग्लास हैं, वो सारे क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर विजन और मिशन है आने वाले टाइम पे कि हम कोई भी सब्सिडी डिक्लेयर करें उसका बेनिफिट चाइना और ये बाहर वाले कंट्री ना लेके जाएं। राइट। क्योंकि नॉन डीसीआर पैनल में ये हो सकता है कि उसमें 40% से भी अबव जो कंपोनेंट है, उसके सेल जो हैं, उसकी जो वायरिंग है, उसके पीछे जो जंक्शन बॉक्स है, वो चाइना से इंपोर्ट किया गया हो, और ग्लास भी उसका चाइना से इंपोर्ट किया गया हो, और वो फिर हम उसको इंस्टॉल कस्टमर के यहाँ कर दें। कमर्शियल रेजिडेंशियल पे हम नहीं कर सकते जहाँ हमें सब्सिडी क्लेम करनी है। और एमएनआरई इसकी फुल ट्रैकिंग भी कर रही है, उन्होंने आईओटी सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं। उसके अलावा ट्रैकिंग कैसे कर रही है, उन्होंने एक अपना डीसीआर ऑथराइजेशन पोर्टल बनाया है, जिसके ऊपर हम जो वेंडर हैं, हम जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हैं, हरियाणा डिस्कॉम में काम करते हैं, यूएच और डीएच में, हमारा पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल के ऊपर हम उन सीरियल नंबर को अपलोड करते हैं कस्टमर को सब्सिडी देने से पहले, वो वेरीफाई करके हमें एक प्रॉपर बार कोड दे के और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस कस्टमर के नाम। राइट। तो तभी वो कस्टमर 78,000 की सब्सिडी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो डीसीआर पैनल का मेन रोल है, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बिना डीसीआर पैनल लगा के सब्सिडी क्लेम करने की कोशिश करता है तो पहली बात तो उसको सब्सिडी नहीं मिलती, दूसरी बात अगर उसने ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर रखी है तो उसको ब्लैक लिस्ट और इस पैनल से हटा दिया जाता। तो मतलब एज ए कस्टमर मुझे कोई अगर आके ये कहता है कि आप जो है मैंने कहा है उसको कि आप मेरे पास डीसीआर पैनल ही लगाएं, मेरे को सब्सिडी अवेल करनी है, तो जो कंज्यूमर है वो उसके ऊपर कैसे बात कर सकता है? हो सकता है इंस्टॉलर वहाँ एनडीसीआर लगा के चला जाए और उसकी सब्सिडी रुक जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा कोई चेक है भाई कैसे? मैंने बताया ना आपको, डीसीआर ऑथराइजेशन पोर्टल एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके बाद जैसे हम वेंडर हैं और हमने आपके यहाँ कस्टमर के, आप हमारे कस्टमर हो, हमने आपके सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए, और हम नॉन डीसीआर पैनल और डीसीआर पैनल में 10 रुपये वोट का गैप है, 9 रुपये वोट का गैप है विद जीएसटी। तो 9 रुपये का गैप है, तो उसके बाद ये होता है कि हमने अगर मान लो हमारे लालच में आके हमने आपके इंस्टॉल कर दिए, लेकिन कभी भी आपके अकाउंट में आपको सब्सिडी रिसीव नहीं हो पाए, वो एक किस्म से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। फिर कस्टमर हमारे यहाँ चक्कर लगाएगा कि मैंने आपसे सिस्टम लगवाया था जी, मेरे पड़ोसी तो सब्सिडी आ गई और मेरी सब्सिडी नहीं आई, तो उसमें हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है वो भी, उसके ऊपर भी सवाल आता है। तो ऐसा कोई भी वेंडर करता भी नहीं, और हमेशा डीसीआर पैनल पे ही सब्सिडी दी जाती है, और इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर है। क्योंकि मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि स्वदेशी अपनाओ, इंडियन में एक पैनल लगाओ, और जो 78,000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने सब्सिडी डिक्लेयर की है, जो कस्टमर के अकाउंट में, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाती है। कितना फास्ट टाइम है, कितना फास्ट ट्रैक ये काम हो गया है। 1 हफ्ते से 10 दिन में किसी कस्टमर के 78,000 रुपये क्रेडिट हो जाए, उसके प्लांट की 1/3 कॉस्ट तो सरकार ने दे दी। ठीक बात। तो वो कस्टमर इतना खुश होता है, और सरकार इसको बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार को पता आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सोर्स के अलावा हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को छोड़ के हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है कि हम आने वाली इन डिमांड्स को पूरा कर पाए। चाइना के लेवल पे हमें सोचना ही पड़ेगा, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें कस्टमर के एंड पे ही सेंट्रलाइज सिस्टम लगा के, उनका खुद का सिस्टम लगा के, तभी इस डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे। एक कस्टमर ने गाड़ी ले ली, इलेक्ट्रिक की महिंद्रा ले ली या कोई भी ब्रांड ले लिया, तो वो 50 किलोवाट आवर की बैटरी से, चार्जर से वो बैटरी चार्ज होती है लिथियम, तो 1 घंटे के अंदर करीब करीब वो 12 यूनिट कंज्यूम कर लेती है।
10 से 12 यूनिट कंज्यूम करती है, ओके, तभी वो 3 घंटे की चार्जिंग के बाद 400 किलोमीटर चलने के लिए तैयार होती तैयार होती है। है। हमने डीजल पेट्रोल को तो बचा लिया, लेकिन साथ के साथ हमने जो बिजली थी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ अब कर। वैसे कोयले से बनती है ज़्यादा बिजली आज के दिन भी, मतलब मान के चलो 60-70% तो कोयले हाँ, से। कोयले से बन रही है। कोयला एक लिमिटेड सोर्स हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं, तो हमें रिन्यूएबल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये हम, और हमारा जो एरिया है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम नॉर्थन एरिया से आते हैं इंडिया के। यहाँ का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है, उसके अंदर 300 सनी डे हैं, जिसके अंदर अगर हम साउथ साइड में हमारा जो टिल्ट एंगल है, अगर हम 18 से 22 डिग्री पे रखते हैं, 300 सनी डे ऐसे हैं जिसमें हम मैक्सिमम जनरेशन ले सकते हैं। ठीक बात। हम बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं, हम और लकी। जो सोलर के लिए वाइबल बिल्कुल हाँ, नहीं है। जो वाइबल है, अगर हम बात करें कि साउथ की, तो वहाँ इतनी वाइबिलिटी ना आ पाए जितनी कि हमारे को नॉर्थ में मिल नॉर्थ पाती। में। लेकिन साउथ, आप सोच कर हैरान रह जाएंगे कि पीएम सूर्य घर योजना में साउथ भी हमारे बराबर काम कर रहा है। जितना हरियाणा और यूपी काम कर रहा है, इतना ही कर्नाटका भी काम कर रहा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, केरला में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि हमें आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो सोलर पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ आपसे विकास जी कि एनडीसीआर और डीसीआर पैनल, इनकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क होता है? लाइक कि भाई एज ए कस्टमर मैं जानना चाहूँगी इनके जनरेशन में, एफिशिएंसी में, जैसे 21.6 की एफिशिएंसी आप मानते हैं, उसके आसपास भी कोई एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस होता है या सिर्फ प्राइस का डिफरेंस होता है? नहीं, अभी तक तो संदीप जी प्राइस का ही डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस होने का कारण मैं आपको बता दूं, देखो क्लियर पॉलिसी है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, कोई भी चीज़ वहाँ से एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर सब्सिडी है। तो सब्सिडी होने के कारण क्या होता है, वहाँ से जब सेल इंपोर्ट होकर इंडिया में आ रहे हैं, इंडियन बहुत सी कंपनियां इंपोर्ट उसको करा रही है, तो इंपोर्ट डाटा गवर्नमेंट के पास है। तो उसके अंदर जब उसको चाइना से, उस मैन्युफैक्चर को चाइना में एक्सपोर्ट पे सब्सिडी मिल पा रही है, तो वो उस सब्सिडी को भी रख के अगर अपनी कॉस्ट पे भी वो इंडिया में दे देता है पैन सेल को, तो इंडिया उस कॉस्ट पे सेल को अभी नहीं बना पा नहीं बना। लेकिन आने वाला टाइम ये है कि साल 1.5 साल ही, ज़्यादा टाइम नहीं है। अडानी है, जुपिटर है, बड़े बड़े ऐसे ब्रांड आ चुके हैं इंडिया में, गौतम है, जो कि अपने सेल का प्लांट लगा रहे हैं। और सेल का प्लांट लगने के बाद वो दिन भी दूर नहीं है, सिलिकॉन की तो कमी नहीं है, सिलिकॉन तो ज़मीन से तो वो दिन भी दूर नहीं है इंडिया में कि आने वाले टाइम में हम चाइना से भी बेस्ट एफिशिएंसी के और चाइना से कम कॉस्ट के डीसीआर पैनल इंडिया में बना पाएंगे। और गवर्नमेंट का भी यही ध्यान है, वो उनको बड़े बड़े स्टार्टअप्स को एमएसएमई के थ्रू लोन देने की बात है, या उनको ज़मीन देने की बात है एसईजेड एरिया में, तो गवर्नमेंट उसको पूरा ध्यान भी रख रही है। और लेकिन नॉन डीसीआर और डीसीआर में जो सेल यूज़ हो रहा है, वो किस टाइप का सेल यूज हो रहा है, मोनो यूज है, पॉली तो नहीं होगा, एन टाइप। और उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट क्या है, और उसका सीरियल नंबर क्या है, वो सारी की सारी ट्रैकिंग रखने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल लॉन्च किए हैं और थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर किया है, और रैंडमली उनका इंस्पेक्शन और ऑडिट उन कंपनियों का होता रहता है। बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए एक सजेशन ये है कि अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो आप नॉन डीसीआर पे जा सकते हैं। डीसीआर और एनडीसीआर में कोई एफिशिएंसी में कोई ऐसा खास फ़र्क होता नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपको सब्सिडी चाहिए तो आप डीसीआर पे जाएंगे, और सब्सिडी अगर नहीं चाहिए, आपका कोई कमर्शियल प्लांट है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, तो आप एनडीसीआर भी लगा सकते हैं। उसमें एफिशिएंसी का कोई ज़्यादा सा फ़र्क नहीं है आज के दिन। तो विकास जी, एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन रहता है डोमेस्टिक और अपने इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए, कि कितने किलोवाट का अपने को सोलर, ऑन ग्रिड की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितने किलोवाट का सोलर अपने को प्लांट लगाना चाहिए? तो उसके लिए कोई बेसिक कैलकुलेशन आपने कर रखी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें बेसिक कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। जैसे रेजिडेंशियल जो कस्टमर है, उसका जो बिल है वो 2 महीने में एक बार आता है, जनरेट 2 महीने में होता है। 60 डेज़ की जो उसकी साइकिल होती है बिलिंग की, वो है। तो पूरे साल के 6 बिल बनते हैं। 6 बिल वो ऑनलाइन डिस्कॉम के पोर्टल पे जाके अपना ओटीपी से लॉगिन करके 6 बिल को डाउनलोड करे, उसमें यूनिट्स को देखे, यूनिट को ऐड करे, यूनिट को डिवाइड बाय 300 करे, क्योंकि 300 सनी डे होते हैं, उसको डिवाइड बाय 5 करे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम जो है वो 5 यूनिट बनाता है। तो उससे निकल के आ जाएगा कि कितने किलोवाट का कस्टमर एक्चुअल में कस्टमर को रिक्वायर्ड है जी। और बिल्कुल ही हम देसी हरियाणवी कैलकुलेशन की बात करें तो 3000 रुपये का बिल उसका महीने का आता है, तो उसको 3 किलोवाट का, 2000 का आता है महीने का तो उसको 2 किलोवाट का, 10,000 रुपये महीने का आता है तो 10 किलोवाट, और 5,000 रुपये आता है तो 5 किलोवाट, और 6 आता है तो 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसमें थोड़ा सा मेरी एक मानना है कि जैसे हमारी बात हो रही थी विकास जी से, कि जो भी आपकी कंजप्शन आई है यूनिट वाइज, उसमें 20% ज़रूर बढ़ा लें। ये 20% आप उसमें पहले इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसकी कंजप्शन आपका बिल तो आएगा नहीं। जब बिल नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बढ़ा लेंगे, लाइक आप एक गैस गीज़र की जगह आप इलेक्ट्रिक गीज़र का यूज़ करने लगेंगे, या आप नंबर ऑफ एसी बढ़ा लेंगे, या फिर आप जो हीटिंग का काम बाकी और कर रहे थे गैस से कर रहे थे तो आप इंडक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन रहती है कि टोटल यूनिट्स प्लस 20% उसमें ऐड करके डिवाइड बाय 300 एंड डिवाइड बाय 5,
और बाकी देसी कैलकुलेशन विकास जी ने बताई दी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब सोलर लगा लिया घर पे तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, पापा ने 3-4 लाख रुपए खर्चे हैं, तो अब अपना खुल के यूज़ करो। अब वो खुल के यूज़ करो तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो सारा चार्जिंग में भी लगी रहेगी। नई इलेक्ट्रिक स्कूटी भी हो सकता है नई परचेज कर लें, तो हम गाड़ी भी ले आए इलेक्ट्रिक की, तो 20% उसको ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और हम हमारी अगर पीछे की देखते हैं हिस्ट्री, तो उसमें हमारी 20% लोड जो है हर 3 साल में बढ़ भी जाता है, क्योंकि एसी हमने घर में बढ़ा लिए, बिल्कुल। एलईडी लगा लिया, वाईफाई कैमरे का लोड हो गया, तो हर लोड हमारा बढ़ जाता है, तो उसको 20% बढ़ा के ही चलें। एक आप बता रहे थे कि जैसे सोलर ऑन ग्रिड लगाने के बाद घर में से आपके कोई कस्टमर थे, उन्होंने बताया कि उनका जो गैस के नंबर ऑफ सिलेंडर्स लग रहे थे वो भी रिड्यूस हो गए, उसका थोड़ा बताएं थोड़ा सा। वो तो होने ही थे संदीप जी, सिंपल सा फॉर्मूला है। हर बाथरूम में उन्होंने गैस गीजर लगा रखा था, जो कि रिस्की भी है। ठीक। और गैस गीजर लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पे वो शिफ्ट हो गए, गैस गीजर हटा दिया। और गैस की सिलेंडर भी कौन सा सस्ता रहेगा आज के दिन, बिल्कुल ठीक। बहुत महंगा है। और उसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी आसान नहीं है, उसके ऊपर भी हमें आधार कार्ड राशन कार्ड देना होता है तो मिलता है। तो वो इलेक्ट्रिक पे आ गए। उनको ये पता था सर्दी में जो यूनिट बनाएंगे, वो सर्दी में यूनिट उनकी वेस्ट हो रही थी। गर्मियों में तो ठीक है, वो रेगुलर कंज्यूम भी कर रहे थे, लेकिन सर्दी में वेस्ट का मतलब ये है कि उनकी बिजली बोर्ड में जमा हो रही थी। तो हीटर और गीजर, बाकी एलईडी तो कितना बिजली तो यूनिट लेती नहीं, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने आप को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लिया। इंस्टेंट या तो हीट पंप लगा लिया, या उन्होंने अपने घर में गीजर लगा लिया। इंस्टेंट लाइट भी, वो बिजली मिल गई। इंडक्शन वगैरह से भी थोड़ा देखो सेविंग आ सकती है हाँ, आपको। वो जो उन्होंने अपने घर पे एलपीजी सिलेंडर से वो रसोई घर में लाइन ले रखी थी या सिलेंडर को यूज़ कर रहे थे, वो इंडक्शन पे आ गए, ताकि वो हीटर पे आ गए, ताकि उनका रसोई घर का भी काम उनका इलेक्ट्रिक से ही चल सके, पोल्यूशन भी ना हो, सेफ भी है। तो ये सारे बेनिफिट उनको मिले। बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे कि जी हमने सोलर प्लांट लगा लिया, लेकिन इसकी हमको मॉनिटरिंग में बड़ी समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा उस मॉनिटरिंग के बारे में बताएं। देखिए, जितनी भी इंडिया की एमएनआरई अप्रूवल्स की, एएलएमएम लिस्ट की, ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां हैं, उसमें अपने आप को एमपैनल करवाना पड़ता है बड़ी कंपनियों को। तो जितने भी बड़े ब्रांड की बात करें, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है, वही एएलएमएम अप्रूव्ड होगा जिसके पास रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। ओके, रिमोट मॉनिटरिंग। रिमोट मॉनिटरिंग में सिस्टम में ये है कि घर पे आपके वाईफाई है या जीपीआर सिस्टम के थ्रू आपने उसमें सिम डाल दी, तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी हैं और फ़ोन आपका रेंज में है, फ़ोन में आपका डाटा पैक चल रहा है, तो आप ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी हैं, आप अपने घर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मेरे प्लांट ने आज कितनी यूनिट बनाई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, और मेरा प्लांट आज ऑफ मोड में तो नहीं है, बंद तो नहीं है, अलार्मिंग मोड में तो है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हर कंपनी ने दिया है। दूसरा देसी तरीका इसका ये है कि हम अपनी छत पे हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार विजिट कर लें, पैनल साफ़ है नहीं है उसकी भी पता लग जाए। उसके अलावा हमें पता लग जाए कि हमारे पैनल में जो एसपीडी लगी हुई है, जो हमारे पैनल में एमसीबी लगी हुई है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आया हुआ, या फिर बर्ड ड्रॉपिंग ज़्यादा तो नहीं है, हमें सफाई की ज़रूरत है नहीं है। और सबसे बड़ा इसका, सबसे किसी भी कंपनी का, ब्रांड का कोई भी आप पीसीयू लगा लें, एक ही इसका सिंपल चेक करने का तरीका है कि उसमें ग्रीन अगर सिग्नल आ रहा है तो आपका सिस्टम वर्किंग मोड में है। अगर उसका रेड अलार्मिंग सिग्नल है तो या तो रात हो चुकी है क्योंकि सनलाइट जा चुकी है, या फिर दिन में आपके ग्रिड से लाइट नहीं आ रही, या आपके सिस्टम में फॉल्ट है। वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज एक नीचे मीटर लगता है, उस मीटर में भी आप एक बार डेली उसमें चेक कर सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है, वो एक सिंपल। हाँ, उससे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारी स्ट्रिंग को चेक करना है, मान लो आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया और उसमें आपने 2 स्ट्रिंग बनाई है 5-5 किलोवाट की, तो कई बार ऐसा भी होता है 5 किलोवाट की एक स्ट्रिंग वर्किंग में है, एक वर्किंग में नहीं है, तो उसमें पीवी मोड सिलेक्शन का स्विच होता है, उसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 में कितने एम्पियर आ रहे हैं, स्ट्रिंग 2 में कितने आ रहे हैं। और आजकल तो बच्चे भी जेन एआई जेन नेक्स्ट लेवल के हो रहे हैं, तो वो सारे बच्चे अवेयर होते हैं, और घर में आपके वाईफाई का कनेक्शन है तो रिमोट मॉनिटरिंग का आपको बेनिफिट उठाना भी चाहिए। मैं ये मानता हूँ उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि देखो घर में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, वो लगा लेते हैं, फिर वो पता लगता है किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद उसे सिस्टम में खराबी आई, उन्होंने 1-2 महीना संभाला नहीं, इतने में उनका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके बाद वो अवेयर होते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है संदीप जी। हमने जैसे भिवानी में स्टार्टिंग में 100-200 यूनिट लगाई, तो हमारे पास हर कस्टमर का डाटा तो आज भी है, लेकिन हम कस्टमर को सारी चीज़ें बता भी पाते थे, सारी चीज़ कर पाते। जैसे ही हमारे कस्टमर, जैसे मैंने बताया 1300 सिस्टम हम लगा चुके हैं और उनको सब्सिडियाँ दिला चुके हैं, हमें जो समस्या आती है कि उनके हर घर की इंडिविजुअल मॉनिटरिंग हमारा सिस्टम नहीं कर पाता, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा हो गए। कुछ कंज्यूमर के यहाँ वाईफाई है भी नहीं, लेकिन जब उनका बिल आता है तो हमारे पास आते हैं कि हमारा बिल आ गया। लेकिन अब हमने उनको
प्रॉपर काउंसलिंग करना, ट्रेनिंग देना हमारी टीम ने स्टार्ट कर दिया। जब हम उनके यहाँ इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट करते हैं, कमीशनिंग कंप्लीट करते हैं, तो हमारे जो स्टेप्स हैं अलग अलग, हमारी कंपनी आगे बढ़ने का कारण भी ये है कि हमने उनको जो स्टेप्स हैं, हमारी इंस्टॉलेशन ज़्यादा होने का कारण ये है कि हम फास्ट डिलीवरी देते हैं, जल्दी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, कस्टमर को सब्सिडी टाइम पे दिलवाते हैं, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको जाके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से आपका सिस्टम बंद होगा, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को सब चीज़ें समझा के आते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि कंज्यूमर है ना उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करता रहता है। फॉलो करने से फिर जब भी उसकी वॉशिंग में कमी हुई, जब उसकी एफिशिएंसी कम आई, नहीं तो फिर कस्टमर एकदम अलार्मिंग स्टेज में आता था, 2 महीने बाद मेरा बिल आ गया, अग्रवाल जी मैंने तो आपको 5 लाख 4 लाख रुपए दे रखे, मेरे तो जीरो हो गए। फिर हमें बड़ा तकलीफ होती थी कि कंज्यूमर के पैसे मेहनत के लगे हुए हैं और उसका यार बिल भी आ गया, हमें तकलीफ होती थी। उस तकलीफ को हम समझते हुए अब हर अलर्ट मोड में हम कस्टमर को लेके आते रहते हैं। थर्ड पार्टी हमने वॉशिंग का जो सिस्टम है वो भी सेट कर दिया है कस्टमर का। 15 दिन में रेगुलर इंस्पेक्शन है, वॉशिंग है वो कस्टमर की होती रहती है, बहुत कम नॉमिनल अमाउंट में। और स्टार्टिंग की जो वॉशिंग है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को करके और प्लांट की डिलीवरी उस कस्टमर को देते हैं। अब एक विकास जी ना, अभी थोड़े टाइम से ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत अलग अलग वीडियोस आते हैं कि 14 रुपये वाट पैनल ले लो, 13 रुपये वाट ले लो, या फिर 18 रुपये वाट ले लो, ऐसे बल्क का लॉट आ रखा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो लेने, हमें उनको लेना चाहिए या फिर उनको थोड़ा सा क्या वेरीफाई करें उनमें। देखिए मैंने अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड है उसका मैंने प्लांट विजिट किया, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इंडिया का टॉप 5 मोस्ट कंपनी में है। तो उस प्लांट में मैं जब गया तो पूरा रोबोटिक आर्म लगाई हुई है, 300 करोड़ रुपए की एक रोबोटिक आर्म है, 7 उसने लगाई हुई है, हमारे एरिया में ही है। 2100 करोड़ रुपए की तो उसने आर्म लगा रखी है। एक्सपोर्ट यूनिट है वो, अमेरिका में पैनल को एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे इंडिया को एक अच्छा बिजनेसमैन मिला हुआ है। तो मैंने जैसे विजिट किया तो मैंने पूरी प्लांट को विजिट किया, 1.5 घंटा प्लांट विजिट करने में लग गया। 52 एकड़ में वो प्लांट लगा हुआ है। और हरियाणा को बहुत अच्छा रोजगार उन्होंने लोगों को भी दे रखा। रोबोटिक होने के बाद भी इंस्पेक्शन के लिए, पीडीआई के लिए लोगों की जरूरत होती है। फिर भी मैंने प्लांट को जब विजिट किया तो ओनर मेरे साथ थे, तो उन्होंने पूरा प्लांट विजिट कराया। हर सेल जब वो अपने आप उठा के रोबोट रख रहा है, फिर भी उसकी सेल की प्लेसमेंट जो है, सोलर चिप्स की जो प्लेसमेंट है, या उसकी एफिशिएंसी का जो चेक है फाइनल इंस्पेक्शन डिस्पैच के टाइम, उसमें कुछ कई बार ऐसा हो जाता है उसकी पेस्टिंग में इशू आ जाता है, मशीनें हैं, रोबोट हैं, काम करने में इशू आ जाता है। तो उसको उन्होंने, बहुत अच्छी बात ये है कि बी ग्रेड में सिलेक्शन एक अलग लाइन रख रखी है, ए ग्रेड की अलग और ए प्लस ग्रेड की अलग। तो मैंने ओनर से पूछा कि भाई ये तो 24% एफिशिएंसी में आ जाएगा। बोले एफिशिएंसी तो सबकी 24 आएगी फर्स्ट डे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो बी ग्रेड का हमारा सेल है उस पे हो सकता है हॉटस्पॉट आने स्टार्ट हो जाए, हो सकता है उसकी एफिशिएंसी एकदम ड्रास्टिकली एकदम नीचे आनी स्टार्ट हो जाए, और हम सोच भी नहीं सकते इतनी नीचे आ जाए। तो उसकी हम बिना वारंटी हम मार्केट में उसको सेल कर उसकी हमारी किसी टाइप की कोई वारंटी नहीं होती, और वो लोट हमसे मार्केट के लोग ही उठा के लेके जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर आपका उसमें ब्रांड नेम भी लग गया और आपने वो मार्केट में दे दिया, तो आपकी ब्रांड की इससे फिर पॉपुलैरिटी कम भी होती है, क्योंकि आप तो एक रेट में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि हमने सीरियल नंबर इसके नोट कर रखे हैं, बिना वारंटी हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फ्रेम के नीचे वो एम्ब्रोस हो चुका है और हमने वो उसमें ब्रांड नेम लगा दिया है। तो मार्केट में जाने के बाद वो कम रेट में बिके, लोगों का भला करे, साल 2 साल 3 साल चले, हमें उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन हम उसकी वारंटी नहीं देंगे, हमारे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है। अब वो लोग जो आपने बताए जो ऐसे लोगों को ट्रैक करते हैं, अब 10 रुपये पैनल ले जाओ, 15 रुपये ले जाओ, 12 रुपये ले जाओ, वो पैनल बी ग्रेड का पैनल है, 8 रुपये भी देने वाले लोग हैं। वो 6000 में 570 वोट का दे देंगे, एक्चुअल में वो पैनल 300 का ही है। और 1 साल 2 साल में उसकी इतनी ज़्यादा जनरेशन डाउन हो जाएगी। और पीएम सूर्य घर योजना में तो आप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें डीसीआर भी चाहिए और प्रॉपर ए ग्रेड का पैनल चाहिए। लेकिन वो लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के, गाँव में ठीक है जिसके यहाँ लाइट नहीं आती, 4 पैनल उसको लगाने हैं, उसके पास बजट का भी इशू है, वो लोग उन्होंने फंसाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इससे सोलर का बिजनेस हमारा बड़ा है। बड़ा क्यों है? ऐसे लोग अपनी रील डालते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो रील डाल के लोगों को कम से कम ये तो बता रहे हैं कि हमारे घर पे सोलर लग गए। वो फंसे हुए लोग साल 1.5 साल के बाद हमारे पास आएंगे, जब उनके पास बजट भी हो जाएगा, बोलेंगे यार मैंने उस टाइम तो 40,000 खराब कर दिए अग्रवाल जी, 30,000 खराब कर दिए, मेरे को 30,000 के बदले वो माल मिला 10 का। आज हम ये चाहते हैं कि कस्टमर की जेब से अगर हमने 100 रुपये निकलवाए तो कम से कम 98 99 का माल तो दे। बिल्कुल, एक अच्छा दुकानदार की पहचान तो ये। अब वो उसको माल ही 20 रुपए का दे रखा है, 100 रुपये, ईमानदारी का बिजनेस, ईमानदारी का, तो उसी से ग्रोथ करता है बंदा। तो ये बड़े लोग जो बने हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर की बात करें, स्टार्टअप, वो जिन्होंने अपने बिजनेस में ईमानदारी से काम किया है और अपने एथिक्स को फॉलो किया है, वही लोग आगे गए। फिर हमें पता लगता है यार वो 30,000 का माल के बदले उसको 10,000 का माल मिला है। फिर वो लोग बोलते हैं सर अब आप एक्चुअल में अच्छे तरीके से
इस ब्रांड को मेरे घर पे लगाओ। और इसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि 2014 में 15 में माइक्रोटेक जिस ब्रांड के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे हैं लगातार 17 साल, अब तो हमारा खुद का अपना ब्रांड है लिनक्स के नाम से, तो जिस ब्रांड के हम डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं उस ब्रांड का कोई भी पैनल मार्केट में नहीं था। और आप लाजपत राय में परिजा मार्केट में जब आप दिल्ली जाएंगे तो उस टाइम पे 2014 में धड़ल्ले से माइक्रोटेक लुमिनस के ब्रांड के पैनल बिक रहे थे। इन कंपनियों ने जैसे ही अपनी ट्रेडमार्क की इंक्वायरियां स्टार्ट की और उनके ऊपर केस डालने स्टार्ट किए, इतने में तो बहुत से पैनल मार्केट में जा चुके थे। और हालात क्या थे, 500 वोट का 300 वोट लिखा है पैनल पे, वो 100 वोट भी जनरेशन नहीं कर रहा था। अब वो कस्टमर हमारे गाँव के आसपास के लोग हमसे बोलते थे माइक्रोटेक कंपनी का पैनल है, हमने बोला लॉन्च ही नहीं किया, बोले हमारे घर लगा हुआ है। फिर वो हमने जाके उसकी इंस्पेक्शन करी और देखी तो वो काम कर रहा है 100 वोट में। उस टाइम पे स्वास्तिक मार्केट में था, सुकैम मार्केट में था। जब हमने एक्चुअल ग्रेड के पैनल उनको दिए तो कॉस्ट में भी कम पड़े और उनको जनरेशन भी एक्चुअल में पैनल की जो होनी चाहिए थी वो पता लगे, एक्चुअल जो जनरेशन है वो मिली। तो ऐसे ही है, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, तो जो भी आप सोलर पैनल या सोलर प्लांट लगाएं तो ऑथराइज्ड वेंडर से लगाएं और प्रॉपर बिल के साथ लगाएं। उसकी अगर वारंटी चेक करनी है तो आजकल कंपनीज ऑनलाइन पोर्टल भी अवेलेबल कराती है, आप टोल फ्री पे बात करके उनका वारंटी वगैरह ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+ ग्रेड सब चेक कर, सीरियल नंबर से चेक हो जाए, सीरियल नंबर से वो चेक हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको वारंटी सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है, तो आप उसको ज़रूर चेक करें पहले। तो अगले थोड़े से और सवाल आते हैं विकासी, कि अब ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको हर रोज़ कमा के दे रहा है, ये मतलब आपके लिए बिजली बना के दे रहा है, तो एक तरह का मैं कहूँगा कि आपने एक काइंड ऑफ नौकरी मिल गई है आपको, लाइक जॉब मिल गई है जिसमें रेगुलर बेसिस पे इनकम हो जा रही है। भाई किसी ने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया, उसको 5 लाख रुपए उसने लगाए हैं, तो रेगुलर बेसिस पे उसकी एक सेविंग आ रही है। तो आप इसमें वारंटी कब तक देते हैं? 20 साल, 25 साल, 30 साल? एक वारंटी का भी बड़ा इशू रहता है, अभी कौन देगा? आप देंगे, कंपनी देगी, कौन देगा? देखिए, सोलर आपने घर पे लगा लिया तो ये मान के चलो आपका एक बच्चा सरकारी नौकरी लग गया। कैलकुलेशन देखी, कैलकुलेशन ये, अब उस सरकारी जो नौकरी लगा है तो माँ उसको टाइम पे अपने घर से बना के सर्दियों में गाजर पाक गूंद के लड्डू भेजती है। तो आप अब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मेंटेनेंस आपको देखनी पड़ेगी और ऐसे वेंडर से लेना पड़ेगा जो उसको रेगुलर टाइम पे फीड कर सके, उसको देख सके। देखिए, वैसे तो इसमें कोई मोटर मैकेनिज्म नहीं है। ओके, पैनल जो है नेचुरल चलते हैं, वो धूप में रहेंगे, सनरेज, फोटोवोल्टिक रेज उस पर गिरेंगी, वो काम करेगा। लेकिन SPD सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस है, बहुत कम वेंडर हैं जो ऐसा हल्का काम करते हैं, जिनको करके भागना ये वही करते हैं। हल्का ब्रांड का लगा दिया, उसने सर्ज आई और उस सर्ज को डिटेक्ट नहीं किया, इन्वर्टर को जला दिया और पूरे घर में भी आग लग गई। लेकिन अच्छे ब्रांड की अगर आप यूज़ करेंगे तो हमें ऐसा लगता है 1300 कस्टमर में से हमारे पूरे साल के अंदर 13 कॉल भी कस्टमर की तरफ से नहीं आती कि आप हमारी प्लांट बंद हो गया। वारंटी या सर्विस, वारंटी 30 साल की अगर दे रहे हो तो वो कैसे दे रहे हो? 30 साल की वारंटी हमारी ऐसे है कि पैनल जो है वो टोल फ्री पे सर्विस मिलती है। 10 साल में उसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो है वो कवर होता है। अगले 20 साल में, 10 से 20 साल का जो टाइम है उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट आ जाए, पहले 10 साल में तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में कवर होगा, उसके बाद एफिशिएंसी डिफेक्ट जो है 10 से 20 साल में वो उसमें कवरेज है। और अगले 5 साल में, 10 साल में भी अगर उसकी जनरेशन बहुत ज़्यादा लो आई है तो कंपनी उसको चेंज करके देगी। कंपनी का एक फॉर्मूला है हर कंपनी का, और उन्होंने अपने वारंटी कार्ड में अपने कंडीशंस में बिल्कुल डिफाइन करके लिखा हुआ है कि अगर हर साल 1% की एफिशिएंसी डाउन आती है तो कंपनी उस पैनल को रिप्लेस नहीं करेगी, जो कि एक बहुत माइनर सी हर साल माइनर सी। और हमारी कंपनी जो है MNRE के नॉर्म्स के हिसाब से, DH के नॉर्म्स के हिसाब से, 1 साल जो है हम उसको ऑन साइड वारंटी हर प्रोडक्ट की कंपनी तो देगी, 10 साल तो PCU की देगी, 30 साल पैनल की देगी। और हमारे जो BOS लगा हुआ है, बैलेंस ऑफ सिस्टम जो लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारा ACD भी है, DCD भी है, लाइटिंग अरेस्टर है, अर्थिंग का पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई इशू आता है तो हमारी टीम जाके विजिट करेगी, विदाउट एनी लेबर चार्जेस, विदाउट एनी कंपोनेंट चार्ज, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देते हैं। वेरी नाइस। तो मतलब ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें मैनेजेबल होती हैं और वारंटी भी कंपनी भी क्लेम करके देती है, आपको वेंडर भी देता है। और कुछ जैसे है कि एफिशिएंसी वारंटी, वो विकास जी ने बताया कि धीरे धीरे वो आपको लिखित में ही देते हैं। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो आपके साथ में वारंटी के नाम पे फ्रॉड कर जाए। तो अगले सवाल पे आते हैं। एक PM कुसुम करके योजना है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो PM कुसुम के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, PM कुसुम योजना जो है वो किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसमें कंपोनेंट A, B, C 3 पार्ट हैं। A पार्ट के अंदर जो है इसमें हमारे 2 मेगावाट तक के, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के किसान
डेवलपर या बिजनेसमैन कोई भी ज़मीन लीज पे लेके, फार्मर की जो ज़मीन है जो लीज पे देना चाहते हैं वो भी हमारे पोर्टल पे दी गई है। पीएम कुसुम योजना डीएच के पोर्टल पे, यूएच के पोर्टल पे सब दी गई है। उसके टेंडर टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। 500 किलोवाट का मान लो नॉन फर्टिलाइज ज़मीन है जिसके ऊपर उपजाऊ खेती नहीं होती, तो उसके अंदर वो किसान 500 किलोवाट का सिस्टम, 1 मेगावाट का सिस्टम, 2 मेगावाट का कमाई का साधन भी एक तरह के बिजनेस भी, वो अपने ₹3.11 के हिसाब से सरकार को यूनिट सेल कर सकता है। वो पैसा हर महीने उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और लीज पे अगर ले रहा है तो लीज का फार्मर का पैसा, उसका जो हक है उसको टाइम पे मिल जाएगा। 25 साल की लीज इसमें होती है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन बैंक लोन जो है कंपोनेंट ए के अंदर, हरियाणा के अंदर 70 से 75% आसानी से बैंक लोन हो जाता है, और बाकी पैसा फार्मर अपने आप लगा भी सकता है, डेवलपर लगा सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लगा सकता है, बिजनेसमैन भी, कॉर्पोरेट भी, कोई भी लगा। बी और सी कंपोनेंट में लाइक वो कुछ एग्रीकल्चर पंप, बी और सी में एग्रीकल्चर पंप है, 75% उसकी सब्सिडी है, और आजकल तो जीएसटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम की है, तो बहुत कम रेट पे वो पंप सरकार किसानों को दे रही है, ताकि वो डीजल जेनसेट जो यूज़ कर रहे थे, या जो सरकार उनको सब्सिडी पे यूनिट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर एपी पर्पज की, एग्रीकल्चर पर्पज की जो यूनिट थी वो 1 ₹1.25 यूनिट दे रही है, और घरों में 8 रुपये सरकार दे रही है, तो उसको 7 रुपये सब्सिडी किसान को देनी पड़ती थी। जो आजकल एग्रीकल्चर पंप के लिए, ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करता है, उसको ये सोलर पंप दे दिया जाता है 75% सब्सिडी के ऊपर। वेरी नाइस। तो ये एग्रीकल्चर पंप की बात भी होगी। एक थोड़ा सा मुझे बताएं कि पिछले 13 साल में, जैसे आपने 2012 में बताया एंट्री ली है इस पूरे बिजनेस में, तो विकास जी इसमें थोड़ा सा मेरे को ये बताएं कि वर्किंग प्रोसीजर में कोई फ़र्क 15 साल में, 13 साल में क्या वर्किंग प्रोसीजर में क्या चेंज आया भाई? प्लांट लगाने में, फिर डिस्कॉम के पास जाने में, उस प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है। देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि हम आज से 13 साल पहले जब कस्टमर की छत पे जाते थे तो स्पेस का सबसे बड़ा मैटर होता था। कस्टमर ये बोलता था, मैं शाम को मेरा घूमने का भी टाइम होता है, बच्चों का कपड़े सुखाने का भी यहाँ है, और हमारे टंकी भी है पानी की। तो अब क्या है, बड़े पैनल होने से एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा कम लगता है, कम स्पेस, और एफिशिएंसी उस टाइम 17-18 थी, आज 24% से ऊपर है, तो एफिशिएंसी पैनल की बढ़ गई है, लोगों की रिक्वायरमेंट भी वैसी बढ़ गई है। उसके अलावा हम बात करें तो डिस्कॉम में भी है ना, बहुत से जो अधिकारी हैं, बहुत से जो क्लेरिकल पोस्ट पे जो लोग हैं, वो इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थे कि ऐसी भी कोई स्कीम है सरकार की। वो ज़्यादातर अवेयर तो पीएम जन जो घरों में योजना आई है, सूर्य घर योजना, इसके बाद ही अवेयर हुए हैं। लेकिन जब हम जाते थे तो फाइल हम देते थे, तो देख के वो हैरान होते थे कि ये ऐसी कोई स्कीम है। वो अपने सीनियर से पता करते थे, फिर उसको आगे अप्लाई करते थे। उसमें प्रोसीजर में कम से कम 60 दिन का प्रोसेस, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। 60 दिन बाद कस्टमर को नेट मीटर की अवेलेबिलिटी होती थी। आज हम कमीशनिंग 1 हफ्ते में कर पा रहे हैं, 10 दिन में कर पा रहे हैं। साइट विजिट भी है, साइट सर्वे भी है, पेपरलेस भी है। पहले क्या होता था, हमें अपने वारंटी सर्टिफिकेट है, या प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट है, या जो भी सेफ्टी सर्टिफिकेट है, वो हमें डिस्कॉम पे जाके जमा कराने पड़ते थे। अभी क्या है, हम उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, वहीं से हमारे जेई साहब हैं, हमारे एसडीओ हैं, उसको वेरीफाई कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी उनके पास होती है, इस फीडर पे ये ट्रांसफार्मर है, इस पे इतनी कैपेसिटी बची हुई है। तो पीएम सूर्य घर योजना आने पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ हुई है, कस्टमर को नेट मीटरिंग 10 दिन के अंदर मिल पा रही है, अगर ईपीसी आपका वेंडर जेन्युइन तरीके से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जमा करा रहा है तो। और सब्सिडी भी 1 हफ्ते में, 10 दिन में उसको मिल पा रही है। मतलब काफ़ी फास्ट हो गया, पहले बहुत टाइम लगता था। इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि हमें बैठे बिठाए आज की डेट में बिजनेस मिल पा रहा है। अच्छा, अगर कोई इस बिजनेस में आना चाह रहा है तो उसका इतना ज़्यादा उसको बिजनेस का स्कोप है कि करने वाले कम हैं, लगवाने वाले जान। और हमें सबसे बड़ी बात है, हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारा खुद डिस्कॉम है। डिस्कॉम हमारे को कस्टमर जो अप्लाई हमारे पोर्टल पे जाके जो इंटरेस्ट शो कर रहा है, और उसने हमें एज ए वेंडर सेलेक्ट भी नहीं किया, तो भी हमें डाटा प्रोवाइड करा रही है कि ये बीपीएल का कस्टमर है, ये आपका जनरल कैटेगरी का कस्टमर है, आप इनको फॉलो अप करें, आपकी टीम को लगाएं। तो आज नवंबर दिसंबर में हम बैठे हैं, ठंड का टाइम है, जब हमारे पास दिसंबर में सबसे खाली जो होता था वो इन्वर्टर बैटरी सोलर वाला होता था। आज सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है सोलर वाले के पास है। दिसंबर में भी काम चल रहा है। दिसंबर में लोग सोच रहे हैं कि हाँ, सोलर प्लांट लगा लिया। हम बड़ी टर्नओवर करके कंपनियां बड़ी बन चुकी हैं। ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अपनी खुद की कंपनी बना चुके हैं, इस लेवल पे कंपनी बना चुके हैं, बिजनेस इतना अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक थोड़ा सा लोन का बहुत चल रहा है कि आप घर में डोमेस्टिक में अगर कोई सोलर प्लांट लगाना चाहे तो बैंक लोन फैसिलिटी, फिर एमएसएमई, फिर इंडस्ट्री, वो थोड़ा सा लोन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ। देखिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ संदीप जी सरकार ने कर दिया है। जब हम पीएम जन समर्थ पोर्टल एक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसको अटैच इन्होंने कर रखा है सारे ईपीसी जो वेंडर हैं, हरियाणा में हम बात करें तो हो सकता है 300 के करीब वेंडर हैं, तो सारे के सारे वेंडर उसके ऊपर अपने आप एम पैनल हैं। और जब भी हम बात करें पीएम
इसकी सूर्यघर वाले पोर्टल की, इसके अंदर जब जिस भी कस्टमर को 3 किलोवाट 5 किलोवाट लगवाना है तो बहुत ईजी स्टेप के अंदर हमें मतलब 24 आवर्स के अंदर जो गवर्नमेंट के बैंक हैं वो लोन करके उसको दे रहे हैं बिना चक्कर लगाए। हमें कुछ नहीं करना, जो वेंडर है उसको उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। 2 लाख से नीचे का जो लोन है वो केवल 5.25 इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको ये फाइनेंस हो जाता है। केवल 10 इंटरेस्ट रेट, केवल उसको 10% अपना मार्जिन मनी अकाउंट में रखना है। 2 लाख से जो ऊपर है उसमें ITR भी डिपार्टमेंट मांगता है, बैंक मांगता है। उसके अलावा 2 लाख से ऊपर का जो लोन है वो 8.25 पे बहुत आसान किस्तों में उसको मिल जाता है। वो रहा है। तो सबसे सस्ती हम मानते थे होम लोन है, कार लोन है, उससे भी सस्ता आज की डेट में सोलर का लोन है। तो थोड़ा सा MSME और जो बिजनेस वाले उनके लिए थोड़ा MSME के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है 100 किलोवाट 200 किलोवाट 500 किलोवाट, टेक्सटाइल की हम बात करें तो 40% की सब्सिडी हमारी सरकार ने दी है। अगर हम भिवानी जैसे एरिया की बात करें तो उसमें नॉन वोन के फैब्रिक के बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, हिसार में भी हैं, लुधियाना में भी हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के MSME की पॉलिसी है, 150 करोड़ से नीचे जिसका टर्नओवर है और वो इंडस्ट्री उसने टेक्सटाइल की लगा रखी है, तो पूरे प्लांट कॉस्ट की 40% उसको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन उस पर कैपिंग है कि 40 लाख रुपए ही लास्ट है वो सब्सिडी। 80 लाख रुपए तक का प्लांट, वो उससे ऊपर जो लगाएगा वो अपनी कॉस्ट पे लगाएगा। और उसके अलावा अगर वो MSME में, तो आपको पता है 150 करोड़ से नीचे की जो भी फर्म है वो MSME में होती है। MSME में अगर फर्म कोई काम कर रही है तो उसके बाद उसको 3% इंटरेस्ट पे क्वार्टरली रिबेट मिलेगा अगर उसने सोलर अपने प्लांट अपने यूनिट पे लगाया है। वो बिजनेस कोई भी करता हो, बिजनेस। और टेक्सटाइल वाले को दोनों बेनिफिट मिलेंगे, कैपिटल सब्सिडी का भी और इंटरेस्ट। और अगर हम जैसे मान लो कोई फूड की इंडस्ट्री है तो उसको 3% का MSME के थ्रू लोन के इंटरेस्ट के ऊपर क्वार्टरली बेनिफिट उसको क्रेडिट हो जाएगा। लाइक मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ, जैसे कार वर्कशॉप हैं या किसी की वर्कशॉप्स है, उनके लिए भी वो MSME वाला ही काउंट होगा? सेम काउंट होगा। और उनकी जो लोन की परसेंटेज है वो 8% के आसपास है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है कॉमर्शियल में। तो 10 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है तो वो 4 लाख के करीब हो जाता है कॉमर्शियल में, नॉन DCR पैनल लगाने के बाद। तो उसको 8% में लोन अवेलेबल हो जाएगा और 8 में से उसको 3 का आप मान के चलिए इंटरेस्ट में सब्सिडी जो है वो वापसी आ जाएगी। और डेप्रीशिएशन भी वो अपने इनकम टैक्स में हर साल क्लेम कर सकता है, 40 और 20 करके वो उसको कंपोज जल्दी क्लेम कर सकता है, जल्दी क्लेम कर सकता है। तो अब इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो कस्टमर्स होते हैं उनके लोड भी 20 किलोवाट से ज़्यादा ही होता है। हाँ जी। तो उनको फिक्स्ड जो एनर्जी चार्जेस आते हैं वो तो उनको पे करने ही करने हैं, बट उनका जो बिलिंग आ रहा है वो बिलिंग उनका कम हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हो पूरी बात को, BPL के लिए कुछ अलग से स्कीम है विकास जी इसमें? हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझते हैं कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, नागरिक हैं। और हरियाणा में हमारी जो सरकार है, अभी जो BJP गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों ने मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो तो हमारे को 60,000 रुपये 2 किलोवाट के कस्टमर के लिए अकाउंट में आ जाती है 1 हफ्ते 10 दिन में, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो PM सूर्यघर योजना। उसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 50,000 रुपये BPL कस्टमर को दे रही है। BPL कस्टमर के लिए 3 कंडीशन उन्होंने रखी है। सबसे पहली जो कंडीशन है, 2 किलोवाट का BPL कस्टमर का लोड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी फैमिली ID में जो इनकम है, उसकी फैमिली इनकम है, वो 1,80,000 रुपये से नीचे होनी चाहिए, 180 या 180 से नीचे। तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पूरे साल की जो यूनिट की कैलकुलेशन है, जो कंजम्पशन है, वो 2400 यूनिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे कुछ भी हो सकता है। 2400 यूनिट से 200 यूनिट मानते हैं कि उस समाज का बिल्कुल मैं कहूँ बहुत गरीब तबका है, जिसको जिसका एक डेली का महीने का एक्सपेंस होता था उसको जीरो करने की कोशिश है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार ने दिए हैं। 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 60,000 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 50,000 रुपये आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो आपका प्लांट फ्री हो गया। 2 किलोवाट के कस्टमर को 3 कंडीशन का ध्यान रखना है। इन तीनों कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो ईजिली उनकी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी 20 दिन में चेक दे रही है डिस्कॉम, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो 15 दिन में 10 दिन में उसके अकाउंट में आ रही है। दोनों आ रही है। तो उसको कुछ पहले कुछ अमाउंट बचा के रखना है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट बचा के रखना, भाई इतना अमाउंट तो लगेगा। वो बस आप मान के चलिए 1,30,000 रुपये में 2 किलोवाट का सिस्टम, 2.25 किलोवाट का सिस्टम मान के चलो महीने में उसकी सारी सब्सिडी और उसकी असिस्टेंस आ जाती है। हाँ, महीने में आ जाती है। और जनसमर्थ पोर्टल के थ्रू वो 1 महीने का लोन भी करा सकते, और बाकी का जो अमाउंट वो मार्जिन मनी में कवर हो जाता है। 10-15,000 रुपये भरने हैं जी, उसके घर पे सिस्टम लग गया, लाइफ टाइम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दे रहा है। ये सरकार, हरियाणा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक फैसिलिटी दे रही है, तो उसका बेनिफिट उसको उठाना चाहिए। तो इसमें आप उनकी मदद भी करते होंगे, पूरा उसकी फाइलिंग वगैरह सब में, उसमें सब फाइलें, उसको कुछ भी नहीं करना। नेट मीटर भी सरकार उसको बिना प्रोसेसिंग फीस के लगा के दे रही है, और बहुत ज़्यादा अपने स्टोर से, लैब से अवेलेबल करा रही है। पहले प्रॉब्लम होती थी, नेट मीटर अवेलेबल नहीं होते थे, अब तो बहुत आसानी से मिल पा रहा है। कोई जैसे विकास जी, अब कोई एक नया कस्टमर है, वो सोच रहा है कि मैं मेरे घर में सोलर प्लांट लगाऊं, या फिर कोई इंडस्ट्री वाला है, कोई वर्कशॉप वाला है सोच रहा है कि मैं एक सोलर प्लांट लगा के अपनी
बिजली का जो एक्सपेंस होता है मेरा मंथ का एक्सपेंस, उसको और सेव करूँ। तो उसके लिए कुछ आप 4 चीज़ें बता पाएँगे जो मैं कहूँ स्पेसिफिकली भी 4 चीज़ें, किस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप 4 चीज़ों का? देखिए, सबसे चीज़ पहले तो ये है कि उसको अपना लोड का खुद एक्सेस करना होगा कि भई मेरा लोड इतना है। इतना तभी वो हमें आके एक्चुअल में डिस्क्राइब कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास भी टीम की कमी होती है। मैंने बताया बिज़नेस ज़्यादा है और लगाने वाले और काम करने वाले लोग कम हैं। कम है। अब उसके प्लांट का लोड क्या है, उसको अपना पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। मेरे बिल में इतना-इतना मेरा बिल आ रहा है, मेरे को इतने किलोवाट का उसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दूसरा ये देखें कि ये सिस्टम 30 साल का है। 30 साल में हमारे यहाँ एक पीढ़ी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि रिलायबल जो आपका ईपीसी इंस्टॉलर है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, लोकल हो, लोकल और ज्ञान हो, उसको नॉलेज हो। लोकल हो और वो अच्छी क्वालिटी के पैनल इंस्टॉल करता हो, वो ब्रांडेड कंपनियों से काम करता हो। देखिए, ब्रांड कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। उसने आज थोड़ा सा हो सकता है महंगा सिस्टम लगवाया, अच्छी कंपनी का लगवाया, तो ये नहीं है कि थोड़ी सी धूप पड़ी उसकी पेस्टिंग निकल गई, पैनल खराब हो गया। उस चीज़ के बारे में अपन बात भी कर चुके हैं। तीसरा ये है कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जहाँ उसका स्पेस में लगना है, वो स्पेस की मेजरमेंट कर ले। उसका 2000 स्क्वायर फीट में है, 5000 स्क्वायर फीट में एरिया है, कितना किलोवाट वो लगवा सकता है, उसकी ड्राइंग क्या है, उसकी साउथ में कोई पेड़ तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि शैडो आ रही है, पड़ोसी घर की शैडो आ रही है। फिर देखा मेरे पड़ोसी ने तो यार यूनिट बनाई 30, आपने लगाया अग्रवाल साहब उसकी 20। शैडो फ्री एरिया होना चाहिए। शैडो फ्री एरिया का ध्यान रखें। और चौथा ये है कि उसकी टाइम टू टाइम ये मान के दिमाग से निकाल दें कि सोलर पैनल की मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप गाड़ी भी घर में लेके आते हैं, आप कुछ भी लैपटॉप भी लेके आते हैं, कंप्यूटर, सब चीज़ों की मेंटेनेंस है। टाइम टू टाइम उसमें आपको लैपटॉप में भी अपना स्पेस को फ्री रखना पड़ता है, मोबाइल की भी मेंटेनेंस है। तो आपको ये ठीक है, मेंटेनेंस बहुत कम है और कॉस्टली नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट सोलर में है। उसकी वॉशिंग करनी, उसकी वॉशिंग रेगुलर 15 से 20 दिन में। आजकल एक्यूआई लेवल इतना ज़्यादा है, उसके ऊपर पोल्यूशन की परत जम जाती है। लेकिन कोई चीज़, मैंने बताया आपने फौज में लड़का लगाया है, तो कोई चीज़ आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस करना आपका एक बिल्कुल रेगुलर उसका फॉलोअप करना ज़रूरी है। और ज़्यादा उसमें कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर पंप लिया और प्रेशर से उसकी वॉशिंग की, और वाइपर जो घरों में होता है, या भाई जो सॉफ्ट वाइपर होते हैं उससे उसकी धूल निकाल दी, बर्ड ड्रॉपिंग निकाल दी, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी में आप देखेंगे बहुत मेजर चेंज आएगा। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमने सोलर प्लांट लगाया, उसकी फिर उसको संभालते नहीं है, महीना 2 महीना 4 महीना, उसकी नेचुरल है, उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। तो थोड़ा सा बता पाएंगे भी वॉशिंग का सही समय क्या है, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग? देखिए, सबसे बेस्ट इसका समय ही अर्ली मॉर्निंग है, लेट इवनिंग है। और दिन में भी कई बार कस्टमर को टाइम होता है, संडे का दिन है, चलो कर लिया, तो उसमें क्या होता है, एसीडीवी बॉक्स जो है, मैं इसकी प्रिकॉशन भी बताता हूँ आपको। अगर एसीडीवी बॉक्स है उसमें एमसीबी को अगर डाउन कर देंगे, एसपीडी को डाउन कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो करंट था उसमें पैनल में वो निकल जाएगा। और वॉशिंग आप कर रहे हैं तो पानी से कर रहे हैं, तो किसी टाइप का आपको करंट आने के चांसेस। वैसे तो हमने प्रॉपर अर्थिंग की है, स्ट्रक्चर की भी, इन्वर्टर की भी, और अपने एलए की भी, लाइटिंग अरेस्टर भी, आसमानी बिजली। लेकिन फिर भी क्या होता है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। लेकिन बंद करके वॉशिंग करें, बंद करके करें, और सुबह के और शाम के टाइम में करें। उससे बेनिफिट क्या होता है, सुबह के टाइम में आप करेंगे तो उस टाइम टेम्परेचर जो हीट है फोटोवोल्टिक उसके ऊपर नहीं डल रही होती, जिसकी वजह से पैनल का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्रैक्स आने, हॉटस्पॉट आने कम हो जाएंगे। रात को करेंगे तो रात को भी सेम है, सही है। और आपको भी जर्क जो सर्ज है या करंट लगने के चांसेस आपको कम होंगे। भाई प्रोटेक्शन रखने के लिए यही है कि दिन में करें तो सोलर प्लांट को बंद कर लें। सिंपल एसीडीवी बॉक्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं उसको, एक साइड में होता है, उसको खोल के एमसीबी डाउन करें, सारा जीरो करके उसको, और फिर उसके बाद जब दिन में वॉशिंग करें। लेकिन अगर शाम को या सुबह भी मैं कहूँ कि वॉशिंग जब भी करें तो एक बार प्लीज़ सोलर प्लांट को बंद कर लें। 5-10 मिनट में, 15 मिनट में उसमें कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो इसके आगे अगर मैं बात करूं, विकास जी आपने आज इतना ज़्यादा समय ले लिया हमने आपका, तो कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है लाइनक्स सोलर के नाम से, और नई टेक्निक के बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताना चाहें भी, नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट इस फील्ड में क्या आ रहा है विकास जी? देखिए, लिनक्स सोलर हमारा खुद का एक अपना स्टार्टअप है, और हमने 2018 में इसे स्टार्ट किया था लेड एसिड बैटरी में। अभी हम सोलर में भी इसको आगे लेके आ रहे हैं। मैं भी एक प्रोफेशनल फील्ड से हूँ, मैंने बीटेक की थी, लेकिन मैं बिजनेस में आ गया। उसके बाद लिनक्स हमारा सर्वर होता था, उसके ऊपर बीटेक वाले अच्छा बिजनेस करते हैं वैसे। तो लिनक्स हमारा एक सर्वर होता था, उसके नाम से हमने अपना लिनक्स सोलर लॉन्च किया है 2018 में। अभी वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जैसे एचजेटी पैनल अच्छे से मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है। एचजेटी आने वाला फ्यूचर है। बाईफेशियल पैनल है, एचजेटी है, एन टाइप टॉप कोन है, हाइड्रोजेल पैनल है, और सबसे बड़ी इनोवेशन 2026 मार्च में जो आ जाएगी वो हाइड्रोजन पैनल है। हाइड्रोजन पैनल लोग, मैं डालता हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे मेरी रील्स, लेकिन देख के बोलते हैं कि हाइड्रोजन पैनल क्या सक्सेस हो पाएंगे। मैं बोलता हूँ 100% सक्सेस हो पाएंगे, और चाइना में, अमेरिका में हाइड्रोजन पैनल के ऊपर लोग लगा के और उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं।
अभी हम पीछे बात करें, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने पानीपत की रिफाइनरी में करीब करीब 20 बसें चलाई हैं जो हाइड्रोजन गैस से चल रही हैं। गैस से चलते हैं। मैं बोलता हूँ हमारी रील में कि रात को भी हाइड्रोजन पैनल काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दिन में तो फोटोवोल्टिक रेज लेके आपकी बिजली बना रहा है। दिन में जो मॉइस्चर है, हमारे एरिया में मॉइस्चर होता है गर्मियों में, सर्दियों में ओस होती है। दिन में जो फॉग से और मॉइस्चर से वो H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिल गया हमें। H2 को जो हाइड्रोजन है उसको स्टोर कर लेगा। कंप्रेस्ड गैस होती है, सिलेंडर के अंदर स्टोर करना होता है। सिलेंडर का गेज भी हमें हैवी रखना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में, हाइड्रोजन बम हमने सुना है, हाँ। वो एक ब्लास्टिंग में वो कहने का मतलब एक थोड़ा इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस है, हाँ, और highly उसको हम अपनी रसोई घर में एज ए LPG का अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। आने वाले समय आने वाले समय में हम कटिंग टूल्स के अंदर इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं, उसका एक स्टोरेज पॉइंट बन जाएगा। उसके अंदर हम अपनी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक के बाद हाइड्रोजन कारें भी आएंगी। उसके अंदर हम, इनोवा ने अपना ये बना चुकी है, टोयोटा ने अपना इंजन बना दिया है जो हाइड्रोजन पे काम करेगा। BYD बना चुकी है, टेस्टिंग में है, और सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली है। हमने कब सोचा था कि बैटरी से चलने वाली कारें होंगी? आज हाइड्रोजन से चलने वाली भी कारें कोई ज़्यादा टाइम दूर नहीं है, दौड़ेंगी रोड पे। और आप अपनी देखिए, आप 3 चीज़ बचा रहे हैं। अपने घर पे गैस सिलेंडर हटा के बिजली बना रहे हैं, अपने घर पे बिजली का बिल जीरो कर रहे हैं, अपने बच्चे की जो गाड़ी है, आपके बेटा चला रहा है, बेटी चला रही है, उस गाड़ी का फ्यूल का कंजम्पशन जो है उसको जीरो कर रहे हैं। आप डॉलर में जो अरेबियन कंट्री को हम पैसा देते थे कन्वर्ट करके कच्चे तेल के नाम पे, वो पैसा हमारा देश का देश में रह रहा है। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा सोर्स लिथियम का मिल गया, लाइनेक्स कंपनी उसके ऊपर भी काम कर रही है। लिथियम के ऊपर हमने अपनी बैटरी लॉन्च कर दी है, करीब करीब 1000 घरों के अंदर एज ए टेस्टिंग हमने लगा रखी है LFP बैटरी। लोग ये सोचते थे ब्लास्ट हो जाएगी, कुछ हाइड्रोजन ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ लिथियम नहीं होगा। प्रॉपर BMS से, प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन करा के, प्रॉपर सिस्टम से अगर आपने चीज़ें लगाई हैं, तो वो आने वाले टाइम में एक इतना अच्छा स्टार्टअप और इतने अच्छा कामयाब होने वाली हैं कि आपके बच्चों का भविष्य भी सिक्योर करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये आज के टाइम में ना, मैं कहूँ विकास जी से, विकास जी, ये वाली वो वाली HJT पैनल जो आपने बताया ना हाइड्रोजन वाली, ये वाली वो बात होगी कि हम 2012 में बैठे थे और हम सोलर प्लांट समझा रहे थे कि लोगों को कि हाँ ये कैसे समझ में आएगा, कोई ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इससे बिजली बिल बचती है। मुझे लगता है वही वाली सिचुएशन हाइड्रोजन पैनल के साथ आज है कि आज हमें वो लगता है कि वो चीज़ें नहीं पॉसिबल होगी, लेकिन हाँ सब कुछ अंडर टेस्टिंग होता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी करती है और धीरे धीरे वो चीज़ें अडेप्ट भी होंगी। तो मुझे लगता है HJT पैनल्स जैसे लॉन्च हो जाएंगे, वैसे उनकी शुरुआत में तो अडेप्टेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आज सोलर बिल्कुल फेमस हो गया है, हर कोई अपने घर में, इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में सोलर प्लांट लग रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे HJT पैनल्स 5 से 7 साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पा जाएगा। तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन मिस्टर विकास अग्रवाल के साथ? आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सोलर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप मिस्टर विकास से पर्सनली बात कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।